तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? एक्चुअली मान लेते हैं कि ये एयर है, एयर से लाइट जब वाटर के अंदर मूव करती है तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि लाइट क्या होती है, थोड़ी सी वो बेंड हो जाती है। क्या होती है? थोड़ी सी अपने पाथ से, जैसे कि ये सीधे से आना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट आई स्ट्रेट आना चाहिए, लेकिन वो स्ट्रेट न जा करके क्या होती है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। यानी कि when light ray enter from one medium to other medium, then it bends, or you can say that it deviates from its original path. It deviates from its original path. This phenomena is called refraction. So the phenomena of bending of light when it enters from one medium to other medium is known as refraction. Clear है? तो रिफ्रैक्शन क्या होगा? अब रिफ्रैक्शन को अदर डेफिनेशन और भी है कि बहुत सारे बाद में जाते हैं तो कहते हैं कि when light enter from one medium to other medium its speed changes and this phenomenon is called also refraction. तो ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं क्या, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या होती है, उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज हो जाती है, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है ना? अब जरा देखिए, जो बेंडिंग होता है, अगर रीजन किया जाए कि बेंडिंग का रीजन क्या होता है, तो बेंडिंग का रीजन इसका लाइट का जो होता है ना, स्पीड होती है। क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, अलग होती है। मैक्सिमम जो होती है वो वैक्यूम में होती है, स्पेस में होती है, और मैक्सिमम स्पीड कितना कहाँ होती है, वैक्यूम में होती है। उसके बाद बाकी सब जगह पे क्या होती है, कम होती है। और वैक्यूम स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम किलोमीटर में बात करें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ना, ये होता है। यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये हमारे यूनिवर्स में चलने वाली कोई भी स्पीड, इससे ज़्यादा कोई ऑब्जेक्ट चल ही नहीं सकता। या आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट इससे ज़्यादा स्पीड में नहीं चल सकता। इतना स्पीड में जाते जाते वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब देखा जाए तो हमें रिफ्रैक्शन क्लियर है, तो बताइए व्हाट इज रिफ्रैक्शन। दिस फिनोमेना, घटना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। यानी when light enter from one medium to other medium, then it deviates from its original path and this phenomenon is called refraction. अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होती है, थोड़ा सा ये डिविएट हो जाती है। इसको आप कह सकते हो, घर में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। घर में क्या करो, एक ग्लास ले लो, ग्लास ले लेते हैं, ग्लास होना चाहिए, ग्लास का हो ग्लास, और उसमें क्या करो, वाटर भर दो, फिल कर दो, और फिर एक चम्मच को इसके अंदर डुबाए दिया, तो देखिए जो स्पून है आपका ऐसे लग रहा होगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी वो बेंड सा दिख रहा होगा। आप यहाँ डालोगे थोड़ा सा अपने नीचे जो दिखेगा ना, थोड़ा हट के देखिए। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि वो लाइट रे क्या हुई, वहां पे बेंड हो गई, इस तरह से वो ऐसा लगेगा जैसे टूटा हुआ। इस तरह का घर पे भी देखोगे, ग्लास में पानी ले लीजिए और उसमें एक चम्मच डालिएगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसा लगेगा कि जहाँ ऊपर कहीं और है तो नीचे अंदर कहीं और दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइट रेस आ रही थी वो लाइट रेस क्या होगी, जब वाटर के अंदर हमारे आंखों में जो आ रही थी लाइट, इसलिए दिख रहा था क्योंकि इससे लाइट रेस आ रही थी हमारी आंखों में। तो अब जो ग्लास के अंदर से पार करके वाटर को पार करके हमारी आंखों में आ रही है, तो वो ज़्यादा डेविएट हो जा रही है, इस वजह से हमें दूसरे पोजिशन पे दिखाई देता है। एक्चुअल तो अपनी जगह पर होता है, बट सिर्फ हमें क्या होता है, हमें दूसरे जगह पर दिखाई देता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण लाइट क्या होती है, बेंड हो जाती है। क्लियर? तो आई थिंक रिफ्रैक्शन क्लियर हो गया होगा कि द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। हम बात करें, मान लेते हैं कि ये सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये सरफेस है, इसके हम इधर है वाटर मान लेते हैं,
यानी कि डेंसर मीडियम है। ये कौन सा मीडियम मान लेते हैं? डेंसर मीडियम। और ऊपर में हम मान लेते हैं ये हमारा है रेयर मीडियम। ऊपर में जो मीडियम कैसा है? रेयर मीडियम। अब हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, जहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। सो इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे इसको? ये हमारा है इंसिडेंट रे, और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ये क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए इस रे को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सो दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। इस लाइन को क्या कहते हैं? नॉर्मल। सो दिस लाइन इज नॉर्मल। ये है, ये सरफेस है, सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सरफेस है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे बात करें तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? क्यों? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या? एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? रिफ्रैक्शन। थोड़ी सी कुछ और चीजों को समझ लेते हैं। समझते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट होता है। अच्छा, बात करें हम नॉर्मल का, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लेते एक वेव चल रही हो, अगर वेव की बात करें तो एक वेव जब जितना कंप्लीट ऑक्सीलेशन करती है उसे हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ, लैम्डा ना। और जितना टाइम लगाती है एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में उसे हम लोग कैपिटल टी टाइम पीरियड कहते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना चल रहा है? कोई वेव मान लेते हैं v है, कोई वेव की स्पीड क्या है? v है। अब मान लेते डिस्टेंस कितना चला उसने? लैम्डा डिस्टेंस चला, और टाइम कितना लिया? t टाइम लिया। कितना टाइम लिया? t टाइम। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा। ठीक है। अब साथ ही साथ जरा देखिए v जो लैम्डा होता है t इक्वल टू होगा टाइम पीरियड। t को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड होता है वन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। वेव पे पढ़ा होगा, अभी नहीं पढ़े, साउंड में होगा। ठीक है ना? जब आप साउंड पढ़ेंगे तो उसमें होगा, देखिएगा। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा। अब टी की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/f। तो लैम्डा अपॉन टी की वैल्यू कितना है? 1/f। और ये f क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। सो v इक्वल टू हो जाएगा f इनटू लैम्डा। क्लियर? यहां से यानी कि यहाँ पे v क्या है? स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है, और f लैम्डा। अगर v की जगह हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के लिए हम यूज करते हैं c। क्या यूज करते हैं? c। तो हम इसे लिख सकते हैं c इज इक्वल टू f इनटू लैम्डा, f इनटू लैम्डा। या f इक्वल टू अगर यहां से कैलकुलेट करें तो ये का c अपॉन क्या हो जाएगा? लैम्डा। f इक्वल टू क्या हो जाएगा? c अपॉन लैम्डा। अब ये हम क्यों करा रहे हैं? ये हम बताना चाह रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की वो चेंज नहीं होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो लाइट का जो है स्पेस में रहती है, यानी कि वैक्यूम में भी उसकी फ्रीक्वेंसी जितना रहेगी उतना ही वाटर में फ्रीक्वेंसी रहेगी, उतना ही ग्लास में फ्रीक्वेंसी रहेगी। किसी भी मीडियम में, अन्य मीडियम डायमंड में जाएगी तो उतना ही फ्रीक्वेंसी रहेगी। किसी भी मीडियम में जाती है लाइट तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? तो चेंज ये होगा, या तो उसकी सी में से स्पीड, सी को v को अभी c बोल दिया ना मैंने, c मतलब क्या? स्पीड, या फिर वेवलेंथ। तो दो चीज चेंज होगी, या तो स्पीड चेंज होगी और अकॉर्डिंगली क्या चेंज होगा? वेवलेंथ। क्लियर? क्या क्या चेंज होगा? और वेवलेंथ। क्लियर? तो जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका क्या चेंज होगा? स्पीड चेंज होगा, और साथ ही साथ क्या होगा? वेवलेंथ भी चेंज होगा। क्लियर है? वेवलेंथ क्या होता है? वेव की प्रॉपर्टी होती है। लाइट को हम लोग एज ए वेव मान के चलते हैं तो उसकी जो स्पीड भी चेंज होगी। वेव की अपनी स्पीड होती है, ठीक है ना? वेव का अपना वेवलेंथ होता है। तो हम लाइट को वेव के फॉर्म में मान के चलते हैं। क्लियर? हमने बोला था वेव नेचर ऑफ लाइट, वैसे बाद में आता है डुअल नेचर। क्लियर? तो ये था हमारा। तो समझ में आ गया क्या चेंज नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता।
क्या चेंज होता है? स्पीड और वेवलेंथ। क्या चेंज होता है? स्पीड और वेवलेंथ। क्लियर? इस तरह से स्पीड चेंज होगा और वेवलेंथ चेंज होगा। इस तरह से अलग अलग मीडियम में हम लोग क्या करेंगे, स्पीड और वेवलेंथ को चेंज करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्टिकल जो डेंसिटी, ये जो हम डेंसर लिख रहे हैं, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम, इसका मतलब मॉलिक्यूलर डेंसिटी से नहीं है, यानी मॉलिक्यूल्स कितने क्लोजली पैक्ड हैं इससे मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑप्टिकल डेंसिटी से, किसका? ऑप्टिकल डेंसिटी मॉलिक्यूलर डेंसिटी से अलग होता है। मॉलिक्यूलर डेंसिटी मतलब क्या? जैसे पार्टिकल है, मान लेते हैं इसके मॉलिक्यूल्स कितनी क्लोजली पैक्ड है, हाँ, तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी हो गई। अब बात करें फॉर एग्जांपल का, जैसे डायमंड की बात कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर डेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल ज़्यादा क्लोज होंगे। वहीं ऑप्टिकल डेंसिटी, बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनका मॉलिक्यूलर डेंसिटी ज़्यादा होने के बाद क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी कम होता है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जब देखिएगा यहाँ पे जो हम रेयर मीडियम या डेंसर मीडियम बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब आपके दिमाग में नॉर्मली कर सकते हैं? वो सर इससे ज़्यादा मतलब रेयर सर कम, उसमें डेंसिटी ज़्यादा नहीं है। डेंसिटी होने का क्या मतलब यहाँ पे क्या समझना आता है? उसके सर जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा चिपके हुए हैं। हाँ, आपको यही दिमाग में है कि मॉलिक्यूल्स इसके दूर दूर होते हैं, इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नज़दीक नज़दीक होते हैं। जो रेयर होगा उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे, और जो ये डेंसर है उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। उसको आप क्या बोलते हैं, हम मॉलिक्यूलर डेंसिटी बोलते हैं। जिसको आप जो आपके दिमाग में आ रहा है, फिर एयर इसलिए बोल रहे हैं एयर को क्योंकि एयर के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो हम लोग कह रहे हैं ना, वो होता है मॉलिक्यूलर डेंसिटी। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं डेंसिटी का, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी ना। क्या किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर है, इसका मतलब हुआ अगर ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट उसमें ज्यादा है, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट उसमें कम है। ठीक है ना? तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट से है कि अगर किसी में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो वो रेयर मीडियम होगा, किसी में स्पीड ऑफ लाइट कम है तो वो डेंसर मीडियम होगा। कुछ ऐसे भी मटेरियल है जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ज्यादा होने के बावजूद, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होने के बावजूद भी वहाँ मॉलिक्यूलर डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। क्लियर है? तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी बिल्कुल नहीं है, दिमाग में आप लगा लीजिएगा कि मॉलिक्यूलर डेंसिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम की बात करते हैं तो हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर डेंसिटी में नहीं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो आप सर्च करेंगे, उसको सर्च मारेंगे, ऐसे मटेरियल हैं जिनका मॉलिक्यूलर डेंसिटी ज़्यादा बट ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे। तो आप यहाँ पे जो ऑप्टिकल डेंसिटी में सिंपली मेजर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। और ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग एक यूनिट, एक जो क्वांटिटी होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना। तो ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, किसी भी मीडियम के ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करता है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट उसमें कम है या स्पीड ऑफ लाइट उसमें ज़्यादा है। तो हम उसको भी बात करेंगे अभी जब हम बात करेंगे टॉपिक को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना? जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था उसी तरह से देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। रिफ्रैक्शन के भी टू लॉज है, दो लॉज है। तो पहले इनमें बात कर लेते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या हुआ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें, व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वन, सबसे पहले वही जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बिल्कुल वही है जो रिफ्लेक्शन वाले में था, यहाँ भी वही है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, वहाँ रिफ्लेक्टेड रे होता था, यहाँ क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल है, रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्लियर? तो पहला तो सेम का सेम लगभग मिल गया। चलिए, तो पहले वाले में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्शन में पहले याद कर लिए। अब दूसरे वाले में है। दूसरा वाला क्या कहता है, यहाँ पे एंगल की बात करते हैं। वहाँ I इक्वल टू आर होता था, यहाँ I इक्वल टू आर नहीं होता। यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि साइन I। तो देखिए अगर ये एंगल को I मान ले और इस रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम R मान लेते हैं, तो साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R, साइन थीटा cos थीटा को पता होगा, मैथ में पढ़ा होगा आपने? नहीं सर, नहीं पढ़ा? नहीं। ट्रिग्नोमेट्री
ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा अभी? अभी आएगा। अब आया नहीं, इसलिए चलिए आएगा, आपको समझ में आ रहा है। इसके लिए रेशियो होता है, दो साइड के राइट एंगल ट्रायंगल का रेशियो होता है, तो फिर बहुत समझ में आएगा। साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन कट गया था ना सामने। अच्छा तो चलिए बात करते हैं हम साइन आई अपॉन साइन आर, यानी रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यही है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ को क्लियर लिख लेंगे क्या? इंसिडेंट नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइन द सेम प्लेन। क्लियर है? सेम प्लेन का मतलब अगर ये बोर्ड से स्टक होके आ रही है तो बोर्ड से स्टक होके ही रिफ्रैक्टेड रेंजेस आएगी, ऐसा नहीं कि बोर्ड से ऐसे बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं होगा, सेम प्लेन भी होगा। दूसरा स्नेल्स लॉ है, दूसरे वाले लॉ को हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं इसे, और ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। यानी कि अगर हम इसे बात करें वर्ड्स में बात करें तो इसे लिखेंगे हम द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant, that is sin I upon, इसको लिखने के बाद आप लिखेंगे that is sin I upon sin R is equal to constant, या sin I upon sin R को हम लोग sin I upon sin R is equal to होता है mu 2 1, या n आपके बुक में होगा n लिखते हैं n 2 1 ऐसे लिखेंगे, या 1 and 2 ऐसे, यहाँ लिखेगा 1, यहाँ लिखेगा 1 and 2। अब इसका मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1 and 2 जो लिखे हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उस पर बात करेंगे हम लोग। तो पहले समझ लेते हैं व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वन द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइन द सेम प्लेन, एंड सेकंड द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ द रेशियो ऑफ एंगल साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, दैट इज sin I upon sin R is constant, or sin I upon sin R is equal to 1 and 2, where 1 and 2 is the relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1। इसे लिख सकते हैं क्या है? It is relative refractive index, relative refractive index of medium 1 with medium 2, क्योंकि यहाँ जो है ये medium 2 with respect to medium 1, with respect to medium 1, relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1, with respect to medium 1। क्लियर है? रिफ्रैक्शन, तो आई थिंक लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्लियर होगा। अब एक बार डिक्टेट करिए, खुद बताइए। उसके लॉ